हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वतः जुताई वाली मृदा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने काली मृदा, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मृदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली मृदा। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो काली मृदा होती है, इसमें जुताई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये स्वतः जुताई हो जाती है। याद रखिएगा कि काली मृदा को ही रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मृदा में उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने दलहनी, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर मृदा की उर्वरता बढ़ानी होती है, तो अगर मृदा में दलहनी और तिलहन दोनों फसलें उगा दी जाए तो ये मृदा उर्वर हो जाती है। यानी कि चाहे आप दलहनी फसल उगाए, चाहे आप तिलहन वाली फसलें उगाए, दोनों से ही मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 1996, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1960 या फिर ऑप्शन डी 1973। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1960। दोस्तों, याद रखिएगा कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल समझौता कहा जाता है, जिसके तहत सिंधु नदी की जो 3 सहायक नदियां ऊपर की ओर है, उसमें पाकिस्तान का नियंत्रण होगा, और जो 3 सहायक नदियां नीचे की ओर है, उस पर भारत का नियंत्रण होगा। अगला क्वेश्चन, रक्त कैंसर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन सी ग्लूकोमा या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ल्यूकेमिया। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब हमारी बॉडी में जो आरबीसी होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है, और इसी को रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? ऑप्शन आपके सामने गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में 1 जून के आसपास केरल में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है, और लगभग 15 जुलाई के आसपास पूरे भारत में ये फैल जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में थकान का अनुभव किस अम्ल के कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन सी सीट्रिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। दोस्तों, याद रखिएगा कि मानव शरीर में अगर मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमा होता है, तभी हमारी बॉडी में थकान का अनुभव होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस अम्ल के जमाव से गठिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है, याद रखिएगा कि यूरिक अम्ल के जमाव से गठिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, आपको बताना है कि किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है। ऑप्शन आपके सामने है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में या फिर ऑप्शन डी सौर ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। अगला क्वेश्चन, गंगा का टाइगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कछुआ, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी शैवाल या फिर ऑप्शन डी मगरमच्छ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉल्फिन। तो याद रखिएगा कि डॉल्फिन को ही गंगा का टाइगर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, तो याद रखिएगा 2009 में किया गया। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने गिद्ध, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन सी चील या फिर ऑप्शन डी विषाणु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिद्ध। तो याद रखिएगा कि गिद्ध को ही पर्यावरण का प्राकृतिक सफाई कर्मी भी माना जाता है, और याद रखिएगा कि इसे पर्यावरण मित्र पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय नदी नीति कब प्रभावी हुआ?
ऑप्शन आपके सामने 1972, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1952 या फिर ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1988। तो याद रखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में आई थी। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया था। और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय नदी नीति जो है वो 1988 में प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ बचता है? ऑप्शन आपके सामने मुख, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत या फिर ऑप्शन डी बड़ी आंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता कि मनुष्य के शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है तो याद रखिएगा मुख से शुरू होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मुख्यतः कहाँ पचता है तो याद रखिएगा छोटी आंत में पचता है। अगला क्वेश्चन, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 20 मार्च, ऑप्शन बी 29 जुलाई, ऑप्शन सी 12 अगस्त या फिर ऑप्शन डी 26 नवंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 जुलाई। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व गौड़िया दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 20 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 12 अगस्त को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान दिवस या फिर विधि दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने जकार्ता, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या फिर ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जकार्ता। तो याद रखिएगा कि आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। अगर आपसे पूछते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है तो याद रखिएगा पेरिस में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है तो याद रखिएगा नेपाल के काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 या फिर ऑप्शन डी 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। दोस्तों याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें टोटल 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं, जबकि जो 10 अस्थायी सदस्य देशों की संख्या होती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा 5 होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रक्टोज। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो फ्रक्टोज होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंगूर की शर्करा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा ग्लूकोज को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फलों की शर्करा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा फ्रक्टोज को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गन्ने की शर्करा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा सुक्रोज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी वाष्पन, ऑप्शन सी रसारोहणी या फिर ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रसारोहण। दोस्तों जो पौधे होते हैं उनमें देखा जाता है कि जो जल होता है वो जड़ों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में यानी कि ऊपर की ओर गति करता है, यानी कि उधर जल का प्रवाह होता है। याद रखिएगा कि ये जो क्रिया कहलाती है पौधों में, इसे रसारोहण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? ऑप्शन आपके सामने 206, ऑप्शन बी 306, ऑप्शन सी 639 है फिर ऑप्शन डी 805। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 639। दोस्तों याद रखिएगा कि मानव शरीर में टोटल 639 मांसपेशियां होती है। आप सभी को पता है कि मानव शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी मायोलॉजी या फिर ऑप्शन डी ऑर्निथोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मायोलॉजी। तो याद रखिएगा कि कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है और याद रखिएगा कि मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने नीलगिरी, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी नंदा देवी या फिर ऑप्शन डी कंचनजंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु शिखर। तो याद रखिएगा कि अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और याद रखिएगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखिएगा दोदाबेट्टा है। अगला क्वेश्चन, वन और वन्य प्राणी विषय संविधान की किस अनुसूची में है? ऑप्शन आपके सामने 12वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची या फिर ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वीं अनुसूची। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के सूची दिए गए हैं, जिनमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। याद रखिएगा कि इन तीनों प्रकार की सूचियों का उल्लेख 7वीं अनुसूची है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वन किस सूची का विषय है, तो याद रखिएगा समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, हेली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेली राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखिएगा कि एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम चेंज करके जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था और वर्तमान में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा असम में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा राजस्थान में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बिहार में है। अगला क्वेश्चन, लव हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी मेलानिन या फिर ऑप्शन डी थायरोक्सिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है और इसी को लव हार्मोन या फिर माता से बच्चों को प्रेम करने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन किस अंग से निकलता है, तो याद रखिएगा अग्न्याशय से यानी कि पैनक्रियाज से निकलता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? ऑप्शन आपके सामने 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 23 सितंबर या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी जिंक फास्फाइड या फिर ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बाइड। तो याद रखिएगा कि कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग ही आम पकाने में किया जा सकता है। आप सभी को पता है कि जो एथिलीन गैस है, इसका प्रयोग भी फलों को पकाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी सर्वाहारी या फिर ऑप्शन डी मृतभक्षी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाकाहारी। दोस्तों मान लीजिए कि कोई एक पौधा है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये उत्पादक या फिर स्वपोषी होगा। इस पक्षी ये जो घास है, इसको सबसे पहले कोई भी जानवर अगर खाएगा, मान लीजिए भेड़ खाता है, मान लीजिए कि खरगोश खाता है, तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। यानी कि जितने भी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, सारे के सारे शाकाहारी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो खरगोश थे और भेड़ थे, ये सारे प्राथमिक उपभोक्ता थे। अगला क्वेश्चन, रसोई गैस में गंध का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने एथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी एथाइल मरकप्टन, ऑप्शन सी लाल दवा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एथाइल मरकप्टन। दोस्तों जो एलपीजी गैस सिलेंडर होते हैं, इनमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होता है और याद रखिएगा कि इसमें गंध नहीं होता है। इसको गंध युक्त बनाने के लिए इसमें एथाइल मरकप्टन मिलाया जाता है, जैसे कि अगर गैस लीकेज हो तो हमें उसका पता लग सके। अगला क्वेश्चन, मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पेप्सिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी ओसीन या फिर ऑप्शन डी जेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेन। दोस्तों याद रखिएगा कि मक्के में जेन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बुश फैलो कृषि किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने निर्वाहक कृषि, ऑप्शन बी झूम कृषि, ऑप्शन सी वाणिज्यिक कृषि या फिर ऑप्शन डी गहन कृषि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झूम कृषि। दोस्तों याद रखिएगा जो झूम कृषि होती है, इसी को बुश फैलो कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सागर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है? ऑप्शन आपके सामने सू नहर, ऑप्शन बी स्वेज नहर, ऑप्शन सी बाल्टिक नहर या फिर ऑप्शन डी शारदा नहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुएज नहर। तो याद रखिएगा कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम जो करता है वो सुएज नहर करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो याद रखिएगा शारदा नहर है। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजा खेतड़ी, ऑप्शन सी विनोबा भावे या फिर ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के द्वारा बताना है। आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।